तो स्वागत है आपका मेरे चैनल माई हिंदी टीचर में। बच्चों, ये जो प्री बोर्ड की परीक्षा हुई है उसका जो क्वेश्चन पेपर आया था, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, एक बार उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे OMR सीट बहुत बच्चे नहीं भर पाते हैं, तो थोड़ा सा उसको भी ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पे उत्तर पत्र को भरने के सही गलत तरीके नीचे अंकित किए गए हैं। आप देखिए कि जो ये है 1 नंबर सही तरीका क्या है, जैसे 4 गोले रहेंगे और आपको एक क्वेश्चन पेपर की बुकलेट मिलेगी। ये तो OMR में गोले रहेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर की एक बुकलेट होगी, बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपके क्वेश्चन नंबर 1 का अगर सी आंसर सही होगा तो आप बुकलेट का जो सी आंसर है, जैसे तीसरा गोला है, आप उसको भरेंगे। यहाँ पे देखिए ये सही तरीका था, चारों गोले जो हैं वो पहला वाला जो है ये सही तरीका था। दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो तरीका है ये एकदम सही है। और यहाँ पे आप देखिए दूसरा जो है ये वाला, ये दूसरा जो है गलत तरीका है। कैसे कि देखिए लोग कैसे कैसे भरते हैं। यहाँ पे आप बहुत बच्चों को मैंने देखा है, बच्चों गोले में ही वो टिक मार देते हैं। आपको गोले में टिक नहीं मारना है, ये रॉन्ग तरीका है, रॉन्ग टाइप से आप कर रहे हैं। इसका मतलब आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको OMR सीट जो है वो कंप्यूटर से चेक होती है, इसलिए आपको क्या करना है कि गोले को कलर बॉल पॉइंट पेन से कलर करना है और जेल पेन से बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्लैक पेन हो तो सबसे अच्छा। आपका गोला जो है उसको भरते समय आपका जरा सा भी बाहर नहीं जाना चाहिए। पहली बात, उसमें टिक नहीं मारना है। अगर आपने गलती से भी गलत कर दिया तो छोड़ दीजिए उसको, 2-2 गोले नहीं भरने हैं, आपका सारा आंसर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये पहला वाला जो आपका गोले में टिक मारा ये भी गलत है। दूसरा गलत आंसर के लिए आप गोले में क्रॉस कर दिया। आपको बुकलेट में क्रॉस करना है, सही करना है, गलत करना है, लेकिन OMR में आपको सिर्फ गोले को सर्कल करना है। यहाँ पे है कि आधा सर्कल करके तीसरा नंबर देखिए गोला आधा सर्कल करके छोड़ दिया गया है, तो ये भी गलत तरीका है। चलिए सामान्य निर्देश पढ़ते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए और गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। बच्चों अब पढ़ते हैं थोड़ा ध्यान से, सतर्कता से। बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड में आया था। अगर सारे बच्चों ने ध्यान से देखा होगा तो मुझे नहीं लगता है कि अगर पूरे चैप्टर की पढ़ाई हो गई होगी तो कोई भी क्वेश्चन इतना कठिन था कि कोई बच्चा कर नहीं पाएगा। पढ़ना है, समझना है। चलिए ये गद्यांश से इसको पढ़ती हूँ। हिमालय पर्वत भारतवर्ष के उत्तर में एक प्रहरी की भांति खड़ा है। इस पर्वत से अनेक नदियां निकलकर देश को हरा भरा बनाती हैं। अनेक तीर्थ हिमालय पर्वत पर स्थित हैं। हिमालय के ही एक भाग पर मानसरोवर नामक झील भी स्थित है, जो अत्यंत पवित्र मानी जाती है। यहाँ प्राचीन काल से ही अनेक ऋषि मुनियों ने साधना और तपस्या की। अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियां भी यहाँ मिलती हैं। यह पर्वत वर्ष भर बर्फ यानी हिम से ढका रहता है। देखिए किससे ढका रहता है। ये सारे जो इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों, ये सारी चीज जब हम पढ़ते हैं ध्यान से किसी भी चीज को और अगर हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी हो जाती है। यहाँ पे देखिए हिमालय पर्वत उत्तर में एक प्रहरी की भांति। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो प्रश्न हो ना हो, पढ़ते समय अगर आप अपने समझ के लिए भी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आराम हो जाएगा क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करना। यह पर्वत वर्ष भर बर्फ यानी हिम से ढका रहता है, इसलिए इसका नाम हिमालय पड़ा। अब देखिए प्रश्न आता है कि हमारे देश के उत्तर में हिमालय किस भांति खड़ा है। तो पहले ही लाइन में हमने पढ़ा कि हिमालय पर्वत भारतवर्ष के उत्तर में एक प्रहरी की भांति खड़ा। अब चलिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ए है पर्वत की भांति, बी है प्रहरी की भांति। तो हमको हमारा उत्तर यही मिल चुका था पहले ही। अगला है यहाँ पर कौन सी दुर्लभ चीजें मिलती हैं। तो देखिए यहाँ नीचे की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि यहाँ ऋषि मुनियों ने साधना और तपस्या की अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियां भी यहाँ मिलती हैं। तो देखते हैं, पहले तो हम इसको अपना अंडरलाइन कर लेते हैं, उसके बाद ही हम देखेंगे क्वेश्चन को। वैसे क्वेश्चन देख के भी आप कर सकते हैं। देखिए ये दुर्लभ जड़ी बूटियों को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब देखते हैं इस
यहाँ पर कौन सी दुर्लभ चीजें मिलती हैं? तो हमारा सी आंसर सही हो गया। अगला है, इसका नाम हिमालय क्यों पड़ा? तो देखिए, ए है बर्फ से ढके होने के कारण, बी है बहुत ऊंचा होने के कारण, सी है बर्फ की कमी के कारण और डी है सबसे बड़ा पर्वत होने के कारण। यहाँ पे लिखा है कि हिम से ढका, हिम यानी बर्फ, बर्फ से ढका होने के कारण इसको कहते हैं हिम। बर्फ का अर्थ, ये हिम मतलब बर्फ होता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो ये हिमालय पर्वत के बारे में गद्यांश लिखा हुआ है, तो इसका सही शीर्षक होगा हिमालय पर्वत। प्रश्न अब अगला पढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, हिमालय का संधि विच्छेद करें। हिम प्लस आलय बराबर होता है हिमालय, अ प्लस आ मिलके आ हो जाता है, तो हिमालय हो गया। देखिए यहाँ पे काव्यांश मतलब कविता का, सब ये अपठित है। पहले गद्यांश भी जो हमने पढ़ा वो भी आपकी पुस्तक से नहीं है, वो भी अपठित है, और ये जो कविता है वो भी अपठित है। तो बच्चों जब पैराग्राफ देता है तो आपको क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही आसान हो जाता है और समझने में कोई परेशानी नहीं होती है। जो बच्चे थोड़े से भी समझदार होंगे तो ये पैराग्राफ से आपका 10 प्रश्न एकदम आराम से सही हो जाएगा। चलिए फिर पढ़ती हूँ इसको। फूलों को पाने से पहले सूलों को अपनाना होगा, मोती के लिए समुद्र में तुमको गोता खाना है। मंजिल तक जाने से पहले पग पग पर बाधाएं हैं, एक नहीं जाने कितनी ही खड़ी हुई विपदाएं हैं। गिरना और संभल कर बढ़ना, साहस का साथ निभाना है। विजय चाहते हो जीवन में, दृढ़तर से बढ़ते जाना है। अब देखिए प्रश्न है बच्चों कि समुद्र में गोता लगाकर हासिल होता है। अब पढ़ते हैं पहले पैराग्राफ को। फूलों को पाने से पहले शूलों को अपनाना होगा, मोती के लिए समुद्र में तुमको गोता खाना होगा। किसके लिए समुद्र में गोता खाना है हमें? मोती के लिए। तो देखिए हमारे प्रश्न का उत्तर यही मिल गया। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। समुद्र में गोता लगाकर हासिल होता है, ए है हीरे, बी है विजय, सी है सोना, डी है मोती। तो क्या आंसर हो गया? मोती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, शूल का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों शूल का अर्थ होता है कांटा। प्रश्न नंबर 8 है, मंजिल तक पहुंचने में कहाँ बाधाएं हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मंजिल तक जाने से पहले पग पग पर बाधाएं हैं। बच्चों मैं भी चाहती तो आसान है, या आपका तुरंत टिक लगा दूंगी, आपको पता चल जाएगा इसका सही आंसर। पर मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि मैं तुरंत के लिए नहीं, मैं चाहती हूँ आप हमेशा के लिए क्वेश्चन आंसर खोज पाए पैराग्राफ से। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पग पग कैसा शब्द है? देखिए ये पुनरुक्त शब्द युग्म है। पुनरुक्त शब्द युग्म की परिभाषा है जब एक ही शब्द दो बार आता है, मतलब दोबारा एक ही शब्द का प्रयोग दोबारा होता है, तो उसको कहते हैं पुनरुक्त शब्द युग्म। पुनर् मतलब पुनः, पुनः मतलब दोबारा, उक्त मतलब कहा गया, दोबारा कहा गया जो शब्द है उसको कहते हैं पुनरुक्त शब्द। अगला है प्रश्न नंबर 10, विजय का विलोम शब्द क्या होगा? तो विजय का विलोम शब्द होगा पराजय। देखिए व्याकरण खंड खंड ख से प्रश्न है बच्चों। निर्देश है यह, प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न नंबर 11 है, चल बसना मुहावरे का अर्थ। चल बसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मर जाना। देखिए 12 नंबर प्रश्न, जो ईश्वर को मानता है उसे क्या कहते हैं? देखिए जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको कहते हैं नास्तिक, और जिसकी भगवान में बड़ी आस्था है, जो ईश्वर को मानता है उसको कहते हैं आस्तिक। प्रश्न नंबर 13, नाक का तत्सम रूप बताइए। तद्भव तत्सम जो होता है बच्चों, तत्सम नासिका, उसका तद्भव है नाक, तो ये इसका तत्सम हो जाएगा नासिका। प्रश्न नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो चंद्रमा का शशि होता है बच्चों। प्रश्न नंबर 15 है, यह चिन्ह कहलाता है। अब आप देखिए ब्रैकेट में एक छोटी सी लाइन खींची हुई है, तो बच्चों ये जो है पंक्चुएशन से है, विराम चिन्ह से है ये क्वेश्चन, तो ये पूर्ण विराम का चिन्ह है।
यहाँ पे बस हम जब वाक्य पूरा होता है, वाक्य पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो उसको विराम मतलब रुकने के लिए ये चिन्ह लगाते हैं, उसको कहते हैं पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 16, चूहे शब्द का एक वचन क्या होगा? ए है चूहा, चूहा चूहे, तो चूहा एक वचन, चूहे बहुवचन, तो चूहा हो जाएगा। असफल, 17वां प्रश्न है, असफल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो बच्चों देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। सफल मतलब होता है कि व्यक्ति सफल हो गया, उसको सब कुछ वो जीत गया। लेकिन असफल का मतलब जब अ उपसर्ग जोड़ दिए तो असफल मतलब पूरा मीनिंग ही चेंज हो गई, मतलब हारना। तो देखिए यहाँ पे हो गया उपसर्ग अ। 18वां प्रश्न देखिए, एक प्रश्न आपका यहाँ पे व्याकरण में बच्चों देखिए तद्भव तत्सम से प्रश्न आया, पर्यायवाची से आया, विराम चिन्ह से आया, और एक वचन बहुवचन से चूहा चूहिया चूहा, और देखिए उपसर्ग से आया। अब प्रत्यय से प्रश्न आ रहा है, आई प्रत्यय से बना शब्द क्या है? तो बच्चों साफ में आई जोड़ देंगे तो सफाई हो जाएगी, तो यहाँ पे आई प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रत्यय। यहाँ पे देखिए साफ में साफ प्लस आई बराबर सफाई। अब देखिए बच्चों, ये हमारा प्रत्यय उपसर्ग से प्रश्न हो गया। 19वां प्रश्न है, ये देखिए आपका कारक से प्रश्न आया, यही यही डैश ब्रह्मपुत्र निकलती है। अब यहाँ पे कारक से चिन्ह आया है, तो ये हो जाएगा आपका कारक का चिन्ह से। अब एक देखिए समास से भी प्रश्न आ गया। 20वां प्रश्न है, पंचामृत में कौन सा समास है? कौन सा समास है? पंचामृत। बच्चों पंच मतलब पांच, पंचामृत जो हम भगवान की पूजा में चढ़ाते हैं, जो पंचामृत बना करके वो भगवान को चढ़ाते हैं भोग में। तो आप लोग देखिए सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो पंडित जी कहते हैं पंचामृत बनाइए। अब पंचामृत गिनती से शुरू हुआ शब्द है, तो इसका मतलब है ये द्विगु समास है। द्विगु समास की विशेषता है बच्चों, वो संख्या से शुरू होता है, तो हम यहाँ पे द्विगु समास। चलिए अब पाठ्य पुस्तक से खंड ग है, इसको पढ़ते हैं, और यहाँ पर 21 नंबर से 25 नंबर तक के प्रश्न आएंगे। सही विकल्प का इसी पैराग्राफ से आपको चयन करना है। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। अस्तांचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। शांत वातावरण था। हम लोग हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रह कर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वह झोपड़ी के पास कंबल कंधे में डाले खड़ा था। मैंने मोटरसाइकिल रोककर पूछा, यहाँ कहाँ? अब देखिए बच्चों, प्रश्न आया 21 नंबर प्रश्न, अस्तांचलगामी का अर्थ क्या होता है? देखिए, उदयांचलगामी का अर्थ होता है बच्चों उगता हुआ। उदय का मतलब होता है उगना। अस्त का मतलब होता है डूबना। अस्तांचलगामी जो सूर्य डूबने के लिए जा रहे हैं उनको कहते हैं अस्तांचलगामी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, उगते हुए सूर्य को हम अर्घ देते हैं छठ पूजा में, तो यहाँ पर जो डूबते हुए सूर्य हैं उनको भी अर्घ देते हैं, तो अस्तांचलगामी सूर्य। तो हम उसी से गामी लगाकर प्रत्यय बनाया गया है, इसमें अस्तांचल में गामी प्रत्यय लगाया गया है, तो ये इसका मतलब हो जाएगा डूबता हुआ। प्रश्न नंबर 22 है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए यहाँ पर शब्दों के जोड़े बने हुए हैं, उसमें से एक जोड़ा हमको ऐसा खोजना है जिसमें सूर्य का दोनों पर्यायवाची हो। तो देखिए, सूर्य चंद्रमा, तो ये तो विलोम हो जाएगा। रवि शशि, ये भी विलोम हो जाएगा। भास्कर रवि दोनों का अर्थ होता है सूर्य, तो ये हो जाएगा सी आंसर सही। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया? तो बच्चों यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ पर लिखा है रह रह कर छोटा जादूगर, छोटा जादूगर। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है रह रह कर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था, इसका मतलब ये किस पाठ से लिया गया है? छोटा जादूगर। ये इसका आंसर का नाम नहीं दिया हुआ है ऑप्शन का, तो हम डी का ही लिखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, मोटरसाइकिल रोककर किसने पूछा?
तो मोटरसाइकिल देखिए यहाँ पे लिखा है, मैंने मोटरसाइकिल रोककर यहाँ पूछा। तो ये हो जाएगा आपका, जो मैंने है ये लेखक के लिए लिखा गया है, तो ये हो जाएगा लेखक। प्रश्न नंबर 25, लेखक कहाँ जा रहे थे? अब आप अभी देखिए यहाँ पे, ये देखिए हमने इसको हाईलाइट और हाईलाइट कर दिया, हावड़ा की ओर। तो देखिए यहाँ पे लेखक कहाँ जा रहे थे? हावड़ा की ओर। बच्चों, आपको मैंने क्वेश्चन आंसर बताने से ज़्यादा मेरा सारा फोकस इस पे है कि जो भी बच्चे हैं वो क्वेश्चन आंसर पैराग्राफ से खुद करना सीख लेंगे तो उन्हें कभी परेशानी नहीं होगी। आपको करना क्या है कि 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन भी देखना है और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए कविता को पढ़ते हैं। ये भी किताब से कविता है, पाठ से है। काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 26 से 30 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। डरने लगे बच्चे, वह मांगने लगी भीख, देखकर हट जाते थे लोग, 75 बरस की हो गई थी, चलने फिरने में लाचार, नहीं कर पाती थी मजदूरी। देखिए यहाँ पे एक चीज है लिखा हुआ, इसको हाईलाइट कर देती हूँ, और वो क्या करती थी इसको हाईलाइट कर देती हूँ। अगला है मगर बाहर निकलने की मजबूरी। उसको क्या थी? बाहर निकलने की मजबूरी। गांव की औरतें रहती थी चौकन्नी, दूर से फेंक देती थी अठन्नी। अठन्नी का अर्थ होता है बच्चों 50 पैसा। अब ये मैंने 2-3 चीजें आपको हाईलाइट कर दिया है। अब देखते हैं क्या प्रश्न आया है। इसलिए हाईलाइट किया है कि ये जो है इसमें इससे प्रश्न भी बन रहे हैं और आपको समझने में आसानी होगी। पूछा कुछ भी जाएगा, आप समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? तो बच्चों आपको भी पता, आपके पढ़े हुए पाठ्य पुस्तक से ये कविता है। कविता का नाम है डायन एक अंधविश्वास। यह जो है अंधविश्वास पर आधारित पाठ है, तो ये डायन एक अंधविश्वास से लिया गया है। प्रश्न नंबर 27, इसके कवि का नाम बताएं। तो दीनानाथ सिंह, जो ये देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर डॉक्टर, यहाँ पे दीनदयाल सिंह लिखा है लेकिन दीनानाथ सिंह है। यहाँ पे हो जाएगा आपका बच्चों, ये दीनानाथ सिंह है, इसके कवि का नाम है, लेकिन यहाँ पे दीनदयाल मिस प्रिंटिंग हो गई है तो उसको ध्यान मत दीजिए, आप दीनानाथ सिंह ही याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 28 है, उस बुढ़िया की उम्र कितनी हो गई थी? अभी आप देखिए पढ़ते समय मैंने आपको बोला था कि 75 बरस की हो गई थी वह, तो यहाँ पे मैंने 75 को अंडरलाइन कर दिया। अब आप देखिए हिंदी में 75 कैसे लिखा जाता है, या हिंदी में नहीं लिखा है, ये तो संख्या ही लिखी हुई है। उस बुढ़िया की उम्र कितनी हो गई थी? अब देखिए 75 बरस का प्रश्न आ गया, उत्तर डी। अगला है 29 नंबर, घर से बाहर निकलना उस बूढ़ी औरत के लिए क्या थी? देखिए हमने हाईलाइट भी किया हुआ है, मजबूरी थी। मगर बाहर निकलने की मजबूरी, क्योंकि वह असहाय औरत थी, उसके पास कोई चारा नहीं था। अगर वो बाहर नहीं निकलती वो खाती क्या? उसका न बेटा था न पति था। समाज उसको हे दृष्टि से देखने लगा था, उसके ऊपर सभी शक करने लगे थे, उसको डायन की उपाधि दी गई थी। तो बच्चों, न तो उसे कोई काम देता था, न उसके पास पैसे थे, न उसका बेटा था, न उसका पति था, फिर तो उसको काम करने की मजबूरी थी। तो यहाँ पर हो जाएगा मजबूरी। प्रश्न नंबर 30 है, अठन्नी कितने पैसे को कहा जाता है? तो देखिए चवन्नी का अर्थ होता है 25 पैसा, पहले चलता था, अब तो वो पैसा चलता भी नहीं है। 25 पैसा, और अठन्नी का अर्थ होता है 50 पैसा। 31 प्रश्न, लेखक की माता जी जिस जेल में थी वह जेल कहाँ है? बच्चों, ये प्रश्न जो है अमरूद का पेड़ नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक ज्ञान रंजन है। तो ये देखिए अजमेर में, ये भी पाठ जो है अमरूद का पेड़, वो पाठ भी आपका अंधविश्वास पर आधारित है। तो ये देखिए माँ उसकी कहाँ थी जेल में? अजमेर में। प्रश्न नंबर 32 है, बस गंतव्य से कितने किलोमीटर पर खराब हो गई थी? 8 से 10 किलोमीटर दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे 10 भी दिया हुआ है, 8 भी दिया हुआ है। तो दोनों, अगर दो ऑप्शन जब भी कभी क्वेश्चन में इस तरह के आते हैं, तो आप जो आपको सही लगता है आप उस पे सही टिक कर दीजिए, आपको उसके मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो चलिए मैं इसको 10वां नंबर को कर देती हूँ, अरे 10 को कर देती हूँ। 8-10 में से आप कोई भी कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है, राम के गुरु कौन थे? तो राम के गुरु थे वशिष्ठ। अब प्रश्न नंबर 34 है कि डैश मुख सु चाहिए खान पान कहूँ एक। तो देखिए आपको ये राम का भरत को संदेश पाठ से लिया गया है और इसको उन्होंने तुलसीदास जी ने लिखा है। तो बच्चों, मुखिया मुख सु चाहिए खान पान कहूँ एक, ये इसकी पूरी लाइन है। तो यहाँ पे ये मुखिया हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, राम नारायण बाबू की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबू राम नारायण सिंह की मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में। आपका सही उत्तर है डी। अब प्रश्न नंबर 36, जयपाल सिंह मुंडा का लगाव किस खेल से है? तो जयपाल सिंह मुंडा का लगाव हॉकी से। यह आपका झारखंड के 2 सपूत पाठ से लिया गया है। प्रश्न नंबर 37, समझदार आदमी में रेखांकित शब्द क्या है? बच्चों, वैसे यहाँ पे रेखांकित शब्द कुछ नहीं किया गया है क्योंकि आदमी आपका जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो समझदार है वो विशेषण है। तो यहाँ पे हम इसको डी आंसर सही होगा। यहाँ भी गलत मिसप्रिंटिंग, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, विश्लेषण विशेषण को लिखा हुआ है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 13 मील। और 39 प्रश्न है, 39 है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के लेखक या कवि? तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख जो बच्चों है वो कविता है। तो कविता को कवि जो लिखता है उसको कहते हैं कवि या रचयिता। तो यहाँ पे लेखक थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, लेखक नहीं होना चाहिए, निर्मला पुतुल ने लिखा है इसको। प्रश्न नंबर 40, गुरु शिष्य पाठ किस विधा में रचित है? तो गुरु शिष्य जो पाठ है वो संस्मरण है। डॉक्टर चंद्रा, प्रश्न नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट की उपाधि कब मिली? तो बच्चों आपने पढ़ा है चैप्टर में 1976 ईस्वी में डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट की उपाधि मिली। प्रश्न नंबर 42, शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? तो शुभांगी की बुआ बन गई थी IAS। प्रश्न नंबर 43, तालाब का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए तालाब का तड़ाग भी होता है, सरोवर भी होता है, जलाशय भी होता है। तो डी आंसर सही है इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 44, अमावस और पूनों को खेतों में कौन काम नहीं करते थे? तो ये तालाब बांधता धर्म स्वभाव से प्रश्न है बच्चों। तो इसमें किसान जो है अमावस और पूनों के दिन खेतों में काम नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 45, डायन क्या है? अभी मैंने बताया कि डायन जो है ये एक अंधविश्वास है। तो अब इसके 4 ऑप्शन है। ए है समाज का कलंक, बी है झूठी अफवाह, सी है नारी जाति का अपमान और डी है उपर्युक्त सभी। बच्चों ये सही है कि डी इसका सही आंसर है। और डायन एक अंधविश्वास है, ये समाज के लिए कलंक भी है। कोई स्त्री कैसे डायन हो सकती है? ये एक झूठी अफवाह है। लोग अफवाह फैला करके स्त्रियों को डायन बना करके उनको बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करते हैं। नारी जाति का यह अपमान है। तो इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 46, हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? तो आपने पढ़ा है कि पथ की पहचान, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। तो ये पथ की पहचान कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। 47 नंबर, कार्निवाल के मैदान का वातावरण कैसा था? ए है उदास, बी है भयावह, सी है खुशनुमा। तो इसकी पहली ही लाइन है कि कार्निवाल के मैदान का वातावरण बहुत ही खुशनुमा था। चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर, मित्रता निबंध के अनुसार सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? तो देखिए सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक भी होना चाहिए, सहयोगी भी होना चाहिए, प्रेरणा देने वाला भी होना चाहिए। इसका मतलब है इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। बच्चों जहां भी आपको प्रश्न आएगा उपयुक्त सभी, उसमें 3 और जो बचे हुए ऑप्शन है उसको आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, उसको उस कैरेक्टर से आपको कनेक्ट करना है। जब तक आप उसको सही समझ नहीं पाएंगे कि पूछ क्या रहा है, 4 ऑप्शन दिए हैं तो आप किसी एक ऑप्शन को टिक मारेंगे तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपने उस चैप्टर को समझा है, उस प्रश्न को समझा है, तो ये 3 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें उपरोक्त सभी ही होता है। बहुत कम ऐसा मैंने देखा है कि इनमें से कोई नहीं होता है या एक
ऑप्शन आता है। तो आप थोड़ा सोच समझ के, हिंदी में तो मैं जब से देख रही हूँ ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के आ रहे हैं, आप बहुत सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 49, वनमाली शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। वनमाली का अर्थ है वन का, माली संबंध कारक तत्पुरुष का है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास का है। का के संबंध कारक का चिन्ह होता है। अब क्वेश्चन नंबर 50, पथ्य का अर्थ क्या है? पथ्य का अर्थ होता है बच्चों रोगी के लिए भोजन, जो कि हम रोगी को देते हैं, लेकिन यहाँ रोगी के लिए दवाइयाँ लिखी हैं ऑप्शन में, और कोई ऑप्शन नहीं है। ए है रोगी के लिए दवाइयाँ, बी है कपड़े, सी है शरबत और डी है खिलौने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आपको ये नहीं देखना है कि इसमें क्या लिखा है, आपको देखना है आपके अर्थ क्वेश्चन से मैच कौन सा कर रहा है, तो आपको उसी का आंसर देना है। थैंक यू बच्चों, इसको ज़रूर पढ़ें। 28 से आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है।